अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत, मेरे साथ हैं गजल अशरफ। आप सबको हैप्पी मंडे। मंडे वाला जी हाँ। दिन थोड़ा सा भारी भी होता है, थोड़ा सा एनर्जेटिक भी होता है। इसमें आपको अगले 5 दिन का सोचना होता है और कभी कभार आपको ऑफिस जाने का दिल नहीं करता, तो हम उम्मीद करते हैं कि जिनका ऑफिस जाने का दिल नहीं अच्छा, करता, रात को नहीं कर रहा होता। हाँ, रात को नहीं कर रहा होता, तो वो हमें देखें और हमें देख के थोड़ा सा इंस्पिरेशन जरूर ले लें, क्योंकि हम सुबह 7 बजे से ऑफिस में मौजूद हैं, 9 बजे आपके बिल्कुल। सामने मौजूद हैं। सो जल्दी से उठिए और अपने ऑफिस की तैयारी कीजिए। बिल्कुल। और आपको थोड़ा सा बताते हैं कि कल कुछ क्या हुआ है। सैटरडे संडे को बहुत कुछ हैपनिंग्स हुई हैं, लेकिन ये बताएंगे कल की। इससे शुरू करते हैं संडे से कि फ़लस्तीन से यकजहती के लिए मार्च किया गया, गज़ा से यकजहती के लिए जमात इस्लामी की जानिब से, और एक लोगों का जम्मे गफीर था जो हमें इस्लामाबाद में नजर आया है। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद कर दिए गए थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब किया। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुजुर्ग ख़वातीन थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, नौजवान थे, सब ने मार्च में शिरकत की फ़लस्तीन से यकजहती के लिए। और इसके साथ साथ अब नेक्स्ट सैटरडे यानी कि 26 अप्रैल को भी मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है उनकी जानिब से। तो ये जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से किया जा रहा है फ़लस्तीन से यकजहती के लिए। बिल्कुल ऐसे ही जी, आगे बढ़ते हैं। और मेरा ख्याल है कि आज वक्त कम है और मुकाबला वही बहुत आपकी ही बात सख्त की है। मुकाबला सख्त होता है। तो सोशल स्टोरीज का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको खबर देंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम मोड़ आया है। पाकिस्तान ने 1971 के सानहे पर ज़ाबता मुआफ़ी और आज़ादी से कबल के असासों की वापसी से मुतल्लिक बातचीत जारी रखने पर रजामंदी जाहिर की है। इट्स अ गुड डिप्लोमेटिक जेस्टर अगर मैं कहूँ तो। ये इंकशाफ बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद जसीमुद्दीन ने इस वक्त किया जब दोनों ममालिक के फॉरेन सेक्रेटरीज की मुलाकात ढाका में हुई। और अच्छी बात है, मुलाकात हो गई है 15 साल बाद। और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली साहब हैं, उनकी जानिब से भी कहा गया कि काफ़ी खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। इसके अलावा बांग्लादेश ने पाकिस्तान से $4.2 बिलियन मालियत के असासों की वापसी और तकरीबन 3,25,000 महसूर पाकिस्तानियों की वापसी का मुतालबा भी दोहराया है। साथ ही दोनों ममालिक ने दो तरफा तिजारती ताल्लुकात बेहतर बनाने और जल्द ही बराह रास्त परवाजें बहाल करने पर भी इत्तफाक किया है। ये मुलाकात गुज़श्ता 15 वर्षों में पहली फॉरेन सेक्रेटरी सतह की बातचीत है, जो कि एक अहम सफाती पेशरफ समझी जा रही है। ख़वातीन नौज़ात बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात थोड़े से ख़राब थे, लेकिन हाल ही में जो गवर्नमेंट तब्दीली हुई उसके बाद ताल्लुकात हमने बहाल होते हुए देखे। और ये काफ़ी अच्छा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जब करीब आएंगे तो दोनों ममालिक में तिजारत भी होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताते, आप ग्यालाबारी से तो आप भी डरती होंगी, या पूरा इस्लामाबाद डरता अब तो सब होगा, डरते क्योंकि हैं। जब ग्यालाबारी होती है तो घरों के शीशे भी टूटते हैं। कल भी हुई है। एग्जैक्टली, कल भी हुई है, घरों के शीशे टूटते हैं। इसके अलावा कार भी यहाँ पे सेव नहीं रहती, स्पेशली अगर इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर्स की बात की जाए। और इस्लामाबाद के बाद अमेरिका की रियासत नेब्रास्का में भी शदीद मौसम की लपेट में आ गई है। जुमेरात 17 अप्रैल को नेब्रास्का के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी को शदीद मुतासिर कर दिया है। बिल्कुल। और तूफान के साथ होने वाली शदीद ग्यालाबारी ने मकानात, होटल्स और गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए हैं। जैसे वही सिचुएशन है जैसे इस्लामाबाद में थी। और मकामी इंतजामिया ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत भी की है, अलर्ट जारी किया है, जबकि नुकसानात का तखमीना भी लगाया जा रहा है। तो हम तो यही कहेंगे, स्टे सेफ एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें और घर में रहें, ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका लिए चलते हैं आपको, जहाँ पर अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में प्रोफेसर जॉन मर्जिद की ज़ेर क़यादत एक तवील तहकीक के दौरान ये हैरानकुन इंकशाफात हुए हैं। और हैरानकुन इंकशाफात क्या है हसनैन, वो मैं आपको बताती हूँ। कौवा, आपको पता है ना, कौवा जो होता है वो इंसानी चेहरों को पहचान सकता है और वो पर्सनल ग्रजेस रखता है 17 साल तक बंदे से। 17 से भी ज्यादा? ये तो सिर्फ 17 साल की तहकीक है। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो रिसर्च हुई है। और वो ना सिर्फ याद रखते हैं बल्कि बदला लेना भी नहीं भूलते। दे डोंट फॉरगेट, दे डोंट फॉरगिव। तहकीक में इस्तेमाल होने वाला एक खास मास 17 साल बाद भी कौवों के हमलों और चीखों पुकार का निशाना बना है। ये रिसर्च हुई है। बिल्कुल ऐसी है। और ये हमले उन कौवों ने भी किए जो उस वाक़े के वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, यानी कौवे अपनी नस्लों में भी चेहरे, खतरात और दुश्मनियां मुंतकिल करते हैं। तहकीक का निचोड़ सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो भूलते नहीं और वो माफ़ नहीं करते। सो अगर आप कौवों के साथ कुछ छेड़खानी करते हैं तो आपको वो याद रखेंगे। और आपसे हम गुजारिश करते हैं कि छेड़खानी करके आप ये ना समझिएगा कि वो भूल जाएंगे। हाँ, अगर आपको वही नस्ल का कौवा नहीं मिलेगा तो फिर शायद आपकी बचत हो सकती है। ख़वातीन नौज़ात, आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपके साथ हमने शेयर करनी है। हम अक्सर गूगल की बात करते हैं, AI की बात करते हैं, और गूगल ने एक नया AI सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है डॉल्फिन जेमा। इसका मकसद क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझना कि डॉल्फिन एक दूसरे से कैसे बात कर सकती हैं और ये इंसानों और डॉल्फिन्स के दरमियान
राब्ते की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है। और यकीनी तौर पर जब डॉल्फिन के साथ आप बात कर सकते हैं तो आपके जो खतरात हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर जब डॉल्फिन बिगड़ी होती है ना तो वो नहीं देखती आगे कौन है। बिल्कुल, वो नहीं देखती कि आगे इंसान है या कौन है, कोई उसकी अपनी ही ज़ात का कोई है, बल्कि वो हमला कर देती हैं। और ये एआई जॉर्जेटिक और वाइल्ड डॉल्फिन प्रोजेक्ट की मदद से तैयार किया गया है, जिसमें ज़ेरे आप रिकॉर्ड किए गए ऑडियो और वीडियो क्लिप्स भी हैं और उनका इस्तेमाल किया गया है। डॉल्फिन जेमा एक खास पिक्सल फोन सेटअप, जिसे चैट कहा जाता है, के साथ काम करता है। ये मुकम्मल तर्जुमा तो नहीं करता, लेकिन इंसानों और डॉल्फिन्स के दरमियान सादा पैगामात का तबादला जो है, यानी कि आप ये कहें कि किस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट विद डॉल्फिन, या फिर डॉल्फिन आपके साथ किस तरह से कम्युनिकेट कर सकती हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है। तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये इस तरह की स्टोरीज हैं जो जब हमने सुनी और हमने पढ़ी और हमने देखी तो हमें भी काफ़ी हैरानकुन लग रही थी। तो हमने सोचा कि हैरानकुन जैसी चीज़ें होती हैं वो आपके साथ शेयर करें। बिल्कुल ऐसी है गज़ल। आगे आप तो बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप 30 साल या 40 साल एक जगह पे काम करें और वहाँ से आप चंद डॉलर्स की, मतलब 5 या 6 या 7 डॉलर्स की कुछ चीज़ चोरी कर लें, तो उसका क्या आपको मतलब खमियाजा जाहिर भुगतना है पड़ेगा? वो अब एक बैड इम्पैक्ट जाएगा, ट्रस्ट फैक्टर है वो खत्म हो जाएगा, बुरा लेकिन इम्पैक्ट तो होगा ना। उसके लिए आपको अगर नौकरी से निकाल दिया जाए या आपको कुछ बेनिफिट्स ना मिले रिटायरमेंट के, वो तो फिर इतना भी नहीं होना चाहिए। आपने इतनी ज्यादा खिदमत की है उसके साथ, इदारे के साथ। तो जापान में हुआ कुछ यूं ही कि जापान के शहर टोक्यो में 29 साल सर्विस के हामिल एक बस ड्राइवर को सिर्फ 1000 येन यानी तकरीबन डॉलर जो थे $7 चोरी करने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वैसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी ना इतने टाइम से, अगर आप काम कर रहे थे मांग लेते आप। ये वाकया 2022 में पेश आया जब सिक्योरिटी कैमरों ने इसे मुसाफिरों के किरायों से रकम लेते हुए पकड़ा है। ये इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ड्राइवर कैसा था, किस तरह का दिखता था, बिल्कुल और ऐसी कितने है। साल काम किया। और जिस तरह मैंने गजल आपको पहले कहा ना कि लंबी मुद्दत की जो मुलाजमत होती है उसके बावजूद भी जापान के इस शहर में ना सिर्फ उसे नौकरी से बर्खास्त किया गया, बल्कि 12 मिलियन यन यानी कि तकरीबन $84,000 की हाँ जी। रिटायरमेंट रकम भी उससे रोक ली गई। और ड्राइवर ने अदालत से रुजू किया, जहां इब्तदाई फैसला इसके हक में आया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बिला आखिर शहरी हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया, ये कहते हुए कि इस अमल से पब्लिक ट्रस्ट को ठेस पहुंची है, उसको उसने मजरूह किया है। और यकीनी तौर पर देखिए, ये स्टोरी शेयर करने का मकसद गज़ल ये है कि आप जब कुछ चोरी करते हैं तो उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उनसे आपको आगाह होना चाहिए। चोरी 1 रुपए की भी है, चोरी 1 करोड़ की भी है और 10 करोड़ भी है, उसको चोरी के जुमरे में ही रखेंगे। exactly। और ये मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं अच्छा प्रेसिडेंट शो किया है हाँ। जापान के इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, और वो सुप्रीम कोर्ट तक गए इस बंदे के खिलाफ। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन लेट्स सी क्या माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसी है। आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ते हुए आपको ये बताते हैं कि आपके अगर दूध में आपके दूध के ग्लास में अगर आपके दूध के ग्लास में, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक फ्रोक डाल दिया जाए तो क्या आप उस दूध को पिएंगे? मेंढक अगर डाल दी जाए तो मैं तो नहीं पीऊंगा, लेकिन इसके हवाले से स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि फ्रिज की इजाद से पहले, जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे, तो दही रूस में लोग दूध को खराब होने से बचाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाते थे। वो ये होता था कि दूध के बर्तन में जिंदा मेंढक डाल दिया करते थे, ताकि दूध को आप साफ रख सकें, नीट रख सकें, या फिर गंदा ना हो दूध। ये उनकी रिवायत थी, और ये रिवायत इस मुशाहिदे पर मबनी थी कि जहां मेंढक होता वहां दूध ज्यादा देर तक ताज़ा रहता है। बिल्कुल ऐसी है। और अब साइंस ने इस देसी नुस्खे की तस्दीक भी कर दी। तहकीक से पता चला कि बाज़ मेंढकों की जिल्द ऐसे कुदरती मादे खारिज करती है जिसमें एंटी बैक्टीरियल या फिर एंटी फंगल खुसूसियात होती हैं। यानी ये एक पुराना मगर ज़बरदस्त हयाताती हल था जिसने साइंस से पहले साइंस को जीत लिया। और यही बात है कि आप इसका मकसद ये नहीं है कि आप अब यही तरीका अपनाएं। नहीं, अगर इसका मकसद ये बताने का ख़वातीन व हज़रात कि आप अगर किसी दूर दराज के इलाके में रहते हैं जहाँ पे बिजली नहीं है और आपके पास फ्रिज की फैसिलिटी नहीं है, तो आप अपने दूध को तरोताज़ा रखने के लिए उसके अंदर मेंढक डाल सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारी खुसूसियात होती हैं और ये साइंसी तरीके से भी अब इसको कॉमन प्रैक्टिस मान लिया वहाँ के गया। लोगों की कॉमन प्रैक्टिस थी, लेकिन अब तो दुनिया आपको पता है जदीद हो चुकी और आगे बढ़ चुकी है। फ्रिज नहीं, फ्रिज की भी बहुत सी अक़साम आ चुकी हैं, अच्छे से अच्छा फ्रिज है। बिल्कुल ऐसे ही है ख़वातीन व हज़रात।
वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये इकबाल का वो पैगाम है जिसने हमें अपनी तकदीर को खुद बनाने की तरगीब दी, अपनी ताकत पे ईमान रखने की जोत जगाई। और इकबाल की शायरी और फ़लसफ़ा हमेशा हमारे अंदर की जड़ों को समझने और दुनिया में अपना मकाम तलाश करने की रहनुमाई फराहम करता है। आज इकबाल डे के मौके पर हमारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत मौजूद है। जानी मानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जिनको आप पहले भी देख चुके हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं। आहिर साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए। आज बहुत शुक्रिया। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो ये है कि इकबाल डे के हवाले से ना हमने देखा कि इकबाल शायर तो थे ही, मगर कैसे शायर थे जिनकी शायरी में ना ही लब और रुखसार की बातें थी, एक कैद में जकड़ी हुई शायरी थी उनकी। किस तरह के शायर थे और आज हम उनकी शायरी से कैसे सबक ले रहे हैं? हाँ, एक बात तो बहुत कीमती है, बल्कि कहना ज़रूरी है कि इकबाल की बरसी के मौके पर हम एक ऐसे आदमी पर बात कर रहे हैं जिसकी शायरी ज़िंदा है। बिल्कुल। और उस कौम के लिए ज़िंदा है जो तकरीबन अब करीबुल मर्द है। हाँ। या नज़ा के आलम में है। तो इकबाल की शायरी कम से कम 2-3 हिस्सों में तकसीम की जा सकती है। एक तो वो जो पहले 10 साल हैं 1905-06 तक, जब तक वो इंग्लिस्तान या यूरोप ना गए थे, और उसके बाद 1908 से लेकर 1930 तक, फिर 1930 से 38 तक, ये 3 मुख्तलिफ अदवार हैं जिसमें इकबाल की शायरी ने मुख्तलिफ पैरहन पहने हैं। इर्तकाई वो मुख्तलिफ राहों और पगडंडियों से गुजरती हुई पहुंच रही है। तो इकबाल के यहाँ ये चीज़ भी तरक्की कर रही है कि इर्द गिर्द सियाको सबाक क्या है, आलमी अफकार क्या हैं, लोग कैसे पैदा हो रहे हैं, बोल्शविक रेवोल्यूशन है, मसोलिनी है, इर्द गिर्द यूरोप है, कलोनियलिज्म है, इम्पीरियलिज्म है, मादी तरक्की क्या हो रही है, साइंस के अंदर क्या क्या नए तजर्बात हो रहे हैं। तो इतना कसीरुल मुतालिया आदमी जब अपनी शायरी में अपनी कुव्वत इदराक से और अपने इजहार से वो मर्तबा, वो तरफ़्फ़ो और ताल्लुक़ पैदा कर रहा है, तो यकीनन उसमें कोई इर्तिका का पहलू तो होगा। तो इकबाल भी अपनी फ़िक्र में, अपने तदब्बुर में, अपने तफक्कुर में मुदल्लल और मुअस्सर तो थे, लेकिन पहले आपकी शायरी में वो गुलो बुलबुल थे। अच्छा। की गोद में बिल्ली देख कर, आपने ऐसे अशार भी कहे और नज़में भी कही। लेकिन फिर इकबाल ने जो अपने आखिरी 7-8 सालों में नज़्म या शायरी या गज़ल गोई की है वो लाजवाब है। बिलखुसूस जैसे इब्लीस की मजलिस शूरा है, जैसे मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा है, या ऐसी जो डायलॉग बेस्ड आपकी शिकवा जवाब शिकवा, हाँ ये उससे ज़रा पहले। लेकिन जो इकबाल के यहाँ ऐसे शेरी मुहासिन मिलते हैं वो आजकल के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने शुरू में कहा, तो आज इस बरसी पर यह कहना ज़रूरी है इकबाल के लफ्ज़ों में, असर कुछ ख्वाब का गुंचों में बाकी है तो है बुलबुल, नवारा तल्ख तर मी जन जन चुजौ के नगमा कम याबी। एक वक्त ऐसा आया कि इकबाल ने कहा कि अगर अभी भी ये सो रहे हैं, इन्होंने इनकलाब और नगमे की मिठास को थूक दिया है, तो कड़वी बात करो, मुश्किल बात करो। इकबाल क्या है? दम चीस्त कयामस्त शुनीदी न शुनीदी, दर खाके तू यक जलवायामस्त न दीदी। क्या तूने अपने अंदर की वो आवाज नहीं सुनी जो तुझे जिंदा रखे है? दम चीज कयामस्त शुनीदी न शुनीदी, इनर ऑडिशन, आवाज नहीं आती तुझे? किसकी? वो जौहर, वो परताव, वो जो बोलता है तेरे अंदर खुदा का मजहर, वो सुनता ना है और देखता ना है कौन सा जलवा तेरे अंदर पिनहा है, तेरे दरूं बोलता है। फिर क्या कहते हैं? शुनीदन दिगर आमोज, दीदन दिगर आमोज, और आखिर में कहते हैं नालाए कशीदन दिगर आमोज। देखने का अंदाज तब्दील कर, सुनने का अंदाज तब्दील कर, पुकारने का अंदाज तब्दील कर। देखें क्या देखना इकबाल के यहाँ है, वो देखना जो इस ज़ाहिरी आंख से ना है। वो चश्मे पाक भी क्यों जीनते बरगस्तवा देखे, नजर आती हो जिसको मर्द गाजी की जिगर ताबी। अब इस कौम जिसके थैले में 10 से 15 अल्फाज हैं, आप उसको इकबाल की शायरी की इमला लेने पर भी मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि इकबाल इस कदर मुगलक अदक या पेचीदा आदमी है, या आपको सहूलत से थोड़ा दूर लेके जाता है। जब तक आप सहूलत या सहल में मारे जाएंगे, तब तक आप किसी बड़ी आदमी या बड़ी शायरी या बड़ी फिक्र के हामिल नहीं हो सकते। देखिए, जो कौम लफ्ज़ों पर कुदरत नहीं रखती,
वो किसी बड़े अमल पर भी कादिर नहीं होती, वो बड़ी फिक्र पर भी कादिर नहीं होती। मैं एक लफ्ज़ को नहीं जान सकता, बोल नहीं सकता, उसके सौती आहंग को पहचान नहीं सकता। तो ये जो दुनिया में तरन्नुम है, जो आलमी अमूर है, ये जो कशाकश है सियासी, इसको कैसे पहचान सकता हूँ या भाम सकता हूँ? तो इकबाल जैसे मुकामी लबो लहजे में सैयद मीरा भीख चिश्ती साबरी ने कहा, भीख फकीरी सीखनी चल पनहारन सीख, बातें करे सखियन से ध्यान गगर के बीच। ठीक है, ये सब कुछ भी करना है, ये तमाम मामलात हैं, ये जिंदगी है, इसमें बहुत कुछ ऊंच नीच से गुजर रहा है, लेकिन वो ध्यान कि तू भेजा काहे को गया है। हाँ। कोई अपनी गर्जो गायत, कोई अपना मकसद कोई अपनी बामानी बामकसद जिंदगी की समत मुतय्यन करना, यानी अपने अंदर ट्रांसेंडेंस, वो तरफ़्फ़ु, वो ताल्लु, वो ज़ौक़, वो मशरब, वो मैलान पैदा करना, जो बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए कि इकबाल को हाथ लगाने से भी, इकबाल का कलाम पढ़ने से भी, इकबाल की शायरी में जो सोज है, जो आहंग है, जो तरंग है, जो मानी आफरीनी है, जो तस्वीर हैं, कोई जिंदा होने का नाम नहीं ले रहा। जिंदा होने से मुराद क्या है? कोई रग, कुछ भी आपके अंदर फूट नहीं रही, कोई आपके अंदर उछाल उबाल पैदा नहीं हो रहा। इससे मुराद ये है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत बड़ी कोताही मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि इकबाल की अगर शायरी को देखा जाए तो उसने उम्मत को जगाने की भी कोशिश की, फिर नौजवानों के हवाले से इकबाल की शायरी में उनको शाहीन कहा गया, उनको बार बार जगाने की कोशिश की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के इस ज़माने में हम इकबाल के शेर पढ़ तो लेते हैं कि उसने बहुत ज़बरदस्त शेर आप किसी महफिल में भी पढ़ेंगे, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हमारे अंदर है ना मुआशरे के अंदर है। इसकी क्या वजह है? दो शेर हमने रटे हुए हैं, बस वही पढ़ देते हैं। बिल्कुल। तो जैसे हर जवाल याफ्ता कौम या जवाल पजीर कौम अपने क्लीशे बना लेती है, तो हमने भी इकबाल को हाफजे की सतह पर, मनकूल की सतह पर रटा हुआ है। तो जो आपने इशारा किया उसमें जवानी इस्तारा है, कार मर्दा रोशनियों गर्मी अस्त, जैसे रूमी ने कहा था, जिनको वो अपना शेख, हादी और मुरब्बी, मुर्शद मानते हैं। हाँ। कार मर्दा रोशनियों गर्मी अस्त, वो कोई भी हो सकता है, किसी उम्र के हिस्से में हो सकता है। उसकी फिक्र के अंदर जौलानी और तौलानी होना चाहिए, उसके मशरब और ज़ौक़ और मैलान के अंदर एक तरफ होना चाहिए, उठान, एक नहज ऐसा जो बाकी दुनिया के लिए कायम मुकाम हो। बिल्कुल। तो इकबाल जवानी को इस्तारे के तौर पर लेता है। शाहीन भी वो जो अपने वो पंख नोच डालता है, फिर नए पंख, नए परों का इंतजार करता है, फिर उड़ान भरता है। तो आप देखिए कि इकबाल के लिए ये चीज़ें उस सतह पर न है जिस सतह पर आप और हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम जो भी लफ्ज़ बोलते हैं उसको अपनी सतह फिक्र तक गिरा देते हैं। बिल्कुल। इकबाल वो आदमी है कि जिस भी लफ्ज़ में अपना दम फूंकता है, अपनी फिक्र फूंकता है, उसको उठा देता है, उसके अंदर एक खास किस्म का जलाल और जमाल पैदा कर देता है, उसके अंदर नई इमेजरी पैदा कर देता है। तो कार मर्दा रोशनी और गर्मी अस्त, कार दूना हीला और बेशर्मी अस्त। ये हीला, ये बातें, ये बहाने, ये बेहमियती, ये हमारा चाल चलन ना है। बिल्कुल। तो वो आदमी जो रोशन है वो रोशनी को खींचेगा। बिल्कुल। इकबाल भी ये चाहते हैं, और इसलिए इकबाल की फिक्र के अंदर मुतासिर कुन हद तक ये रोब मौजूद है रूमी का। बिश्नु असना चू हिकायत मी कुनत वज जुदाई हा शिकायत मी कुनत। इकबाल बार बार वो बात करता है कि देख तू टूटा कहां से है, तू आया कहां से है, तू लौट कर जाएगा कहां पर, तू किसकी आवाज है, तू किसकी नय है, तू किसकी बुलबुल है, तेरा चिराग किसने जलाना है, तो किस चमन में फड़फड़ाएगा। बिल्कुल। तो इकबाल के यहाँ ये जो तमाम मानी और इस्तारे का खेल है वो इस आम सतह का ना है। दलीले सुबह रोशन है सितारों की तुनकता भी, उफुक से आफताब उबरा गया दौरे गरा ख्वाबी, मुसलमा को मुसलमा कर दिया तूफान मगरिब ने, तला तुम हाय दरिया ही से है गौहर की सैराबी। आप देखें इकबाल के यहाँ जो तरन्नुम है, जो तसलसल है, और बिलखसूस उसके अंदर फिर जो दलील और तासीर पैदा करने की सलाहियत है कि एक शेर मेरे अकल के लिए भी कारआमद है और मेरे दिल के लिए भी तासीरात और एहसासात और जज्बात का मंबा व माखज़ व मजमुआ है। ये बड़ी शान है। बड़े कम आदमी ऐसे गुजरते हैं जो लफ्ज़ों के अंदर अपनी कुव्वत तासीर के साथ, अपनी कुव्वत तख़य्युल के साथ, अपनी खल्लाकाना सलाहियतों के साथ ऐसा जज्बा भर देते हैं कि वो 20, 30, 50, 80 साल तक फौत नहीं होते। लेकिन इकबाल ने तो इससे ज्यादा उम्र पाली है। Exactly.
और आप देख लिए कि उनकी शरह जो कुरान के हवाले से है, उनके असालीब, वो जिस जहत में देखते हैं आलमी तनाज़े, आलमी अमूर, जो कशाकश है मुख्तलिफ कौमों के दरमियान, और सबसे बढ़कर जो शख्सियतें पैदा हो रही हैं, जो तजर्बे होने हैं, जिनको कायद आज़म ने कहा था उनकी वफात की खबर सुनकर, द ग्रेटेस्ट सीयर, वो निगाह जो चीर जाती है, वो निगाह तेज, वो निगाह तेज गाम, जो दिलों के अंदर चीरती हुई बहुत दूर तक कौमों का मुस्तकबिल देखती है। जैसे किसी ने कहा था ना कि ये कुछ निगाहें कुछ लोगों को ऐसे अता होती हैं कि वो कौमों के अंदर छुपे हुए खजाने तलाश कर ले। बिल्कुल एग्जैक्टली। शाहिद साहब, हमारे पास वक्त कम है, मैं चाहती हूँ कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पूछ सकें। जैसे आपने बात की ना, तो उसमें हम फिर यही बात करते हैं, जब हम सुनते भी हैं कि मीर का कलाम आ है, गालिब का कलाम वाह है, और इकबाल का कलाम रहा है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो खुदी का कॉन्सेप्ट था उनका, उसको किस तरह से आप डिफाइन अच्छा, ये मेरे लिए एक नई चीज है जो आज आपने बयान की, आ वाह और राह खूब मिलाया, लेकिन चले इसके अंदर से भी कोई तदबीर तो पैदा होगी, ये तरकीब अच्छी है। तो आपने जो खुदी का पूछा है वो है खुद से खुद को खाली करना और खुद में खुदा को भरना। इससे मुराद ये है कि अपने अंदर बड़ा मानी, बड़ा मकसद, बड़े अल्फाज, बड़ी फिक्रत और तरफ़्फ़ो और ताल्लुक़ पैदा करना। अच्छा। यानी कि बहुत नफसानी सतह पे जिंदा ना रहना, जबिल्ली सतह पे जिंदा ना रहना, यानी एक ऐसी एंटिटी बनना जो आपसे बियॉन्ड है। जो पहले कहा था दमचीस्त कयामस्त, शुनीदी न शुनीदी, आवाज अभी भी नहीं आती है। तो आवाज कब आती है? जब आप थोड़ी देर सुकून से बैठते तो मालूम पड़ता है शोर कहाँ पर है, आवाज कहाँ पर है। सर, प्रोफेसर साहब, आप जब भी आते हैं ना तो हमें लगता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। हालांकि आज हमने आपके साथ बिता दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके साथ हमें 2 घंटे का एक पॉडकास्ट करना चाहिए, उसके बाद भी वो कम पड़ेगा। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। खवातीन औज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, फिर गजल के फेवरेट सेगमेंट सियासत के ऊपर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत के ऊपर। आपको पता है कि सियासत में हमेशा कुछ ना कुछ बहस रहती है, कुछ ना कुछ मामला रहता है पाकिस्तानी सियासत में, और गुज़श्ता दिनों हुआ भी कुछ ऐसे ही। किनाज वाला मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है इस वक्त, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उनकी जो तकरीर, उनकी जो स्पीच की गई उनकी जानिब से, वो कहा गया वाज़े तौर पर कि अगर विफाक किनाज वाला मामला सॉर्ट आउट नहीं करती तो कैटेगोरिकली कह दिया कि हम साथ नहीं चल सकेंगे। और इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी हैं। आपके वक्त के लिए सबसे पहले तो वक्त ज़ाया किए बगैर आपसे यही पूछेंगे कि ये मामला क्या है, क्यों सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, काफी अरसे से चल रहा है। जी, मामले की बुनियाद में 2 बातें हैं। एक तो आपके नाजरीन के लिए, एक तो ये है कि वफाक का कोई पानी नहीं है पाकिस्तान में। पानी सूबों का है, 4 सूबों के दरमियान उसकी एक तकसीम थी जो 34 साल पहले हुई थी। और 34 साल के बाद ये भी हम सबको मालूम है कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से, जिसमें बारिशों की कमी है और ग्लेशियर्स का जो पिघलना है उसमें कुछ इरेगुलरिटी है, तो पूरे पाकिस्तान का पानी जो है वो कम हो गया है। तो उसकी वजह से सिंध में एक खदशात हैं कि ये जो नई नहर निकालने का प्रोग्राम है, इससे कहीं जो है दरिया सिंध के अंदर जो पानी गिरता है वो कम होगा, तो लिहाजा सिंध का पानी भी कम हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है वो बड़ी वाज़े कानूनी एक हक है कि पंजाब अगर अपने हिस्से में से जो उसके हिस्से का पानी है उसमें से कुछ पानी डाइवर्ट करना चाहता है, तो ये पंजाब का पूरा हक है, हर सूबे का अपना पूरा हक है कि उसे जो पानी मिलता है। तो लिहाजा ये डिस्प्यूट जो है ये असल में वैसे तो सियासी तौर पे सिंध और वफाक के दरमियान नजर आ रहा है, लेकिन असल में ये सूबा सिंध और सूबा पंजाब के पानी के दरमियान है। और इसका जो हल है वो तभी होगा टेक्निकली जब दोनों सूबे मिलकर बैठेंगे और इस इशू को रिजॉल्व करेंगे, इस बात को ज़हन में रखते हुए कि जितने पानी की जो मिकदार 34 साल पहले रखी गई थी, अब वो ना सिंध को मिल रही है ना और पंजाब को मिल रही है।
तीसरा जो इसमें आखिरी जो बात है, जो अहम, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ग्रीन पाकिस्तान, वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त पूरी दुनिया से तकरीबन कम यील्ड जो पर एकड़ जो है, यानी हम जो पैदावार हासिल कर रहे हैं अपनी जमीन से, वो बहुत कम है दुनिया के मुकाबले में, जिसकी वजह से हमारा किसान भी उस तरह खुशहाल नहीं है जिस तरह मुझे होना चाहिए। Exactly. तो लिहाजा ये अब कोशिश की जा रही है ग्रीन पाकिस्तान के जरिए कि जो जदीद तरीके हैं, जिनके अंदर सबसे अहम हिस्सा ये है कि सबसे यानी पानी का कम से कम इस्तेमाल करके ज्यादा यील्ड कैसे हासिल की जा सकती है। तो ये भी इस वक्त जरूरत है कि हम जरा अपनी ज़राअत में जदीदियत लेकर आए, ताकि पूरे पाकिस्तान के काश्तकार जो हैं उनकी यील्ड्स बढ़कर बेहतर हो, पाकिस्तान की भी जो फूड सिक्योरिटी है और एक्सपोर्ट्स है वो बढ़े, और उसके साथ ही जो पानी कम हो रहा है मजीद कम होगा उससे हम डील कर सकें। तो ये एक डिस्प्यूट है जो पंजाब और सिंध के दरमियान सेटल होना है, और फिर फाइनली ये फिर मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाना है। उसके ऊपर सियासत ऑफ कोर्स हो रही है, वो होती रहेगी। लेकिन खुर्रम साहब, आपने ठीक कहा कि ये पंजाब और सिंध के दरमियान इशू है, लेकिन पंजाब से इतनी आवाज़ें नहीं आ रही। लेकिन साथ आपने जब काश्तकार की बात की है तो पंजाब से ये आवाज़ें ज़रूर आ रही हैं कि किसानों को उस तरह से पूछा नहीं जा रहा, और किसानों के एहतजाज भी आए रोज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी वजूहत यही है कि एक कलीदी फैसला हमने करना है पाकिस्तान की जो हाकमियत और पॉलिसी है, कि क्या ये जो एक बहुत देर से अब निज़ाम राइज है कि हुकूमत एक कीमत मुकर्रर करती है, उसके ऊपर वो फिर उस कीमत पर कुछ खरीदती भी है गंदम, उनका बारदाना भी फराहम करती है, और उसके बाद जो है वो फिर प्राइस सेट होती है इसके मुताबिक जो है वो काश्तकार। अब काश्तकारों का डिमांड, हुकूमत का ये अब सोच है कि ये जो पॉलिसी है जिसकी वजह से हम बहुत एक वाइल्ड अप्स एंड डाउन्स की कीमत का शिकार होते हैं, और उस कीमत का जो बराह रास्त असर है ये भी हमें ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, अब करोड़ों लोग शहरों में रहते हैं, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मेरे शहर गुजरांवाला में, रावलपिंडी में, बहुत बड़े बड़े मुल्तान, बहुत बड़े बड़े शहर हैं पाकिस्तान के। तो जो शहरी आबादी है वो बराह रास्त मुतासर होती है गंदम की कीमत ऊपर नीचे जाने से। तो ये यहाँ भी, जिस तरह यहाँ भी एक बैलेंस है जो हुकूमत ने कायम करना है कि क्या काश्तकार जो है उसको हम, जो एक पुराना तरीका है जिसके जरिए हम बाज़ सालों में बहुत ज्यादा गंदम हो जाती है, इतनी गंदम हो जाती है कि हुकूमत उसको स्टोर भी नहीं कर पाती, और हर साल जो है कई 100 अरब रुपए जो है उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट में जो बैंकों से ली जाती है वो देने पड़ते हैं। तो ये एक बैलेंस करना है, जो किसान है उनका जो एक मौकफ है उसमें बड़ा वजन है कि जी जो उनकी काश्त की कीमत है, जो उनको कॉस्ट आ रही है, वो उनको रिकवर होनी चाहिए उसमें प्राइस में से जो तो यहाँ हुकूमत ने अब एक फैसला करने, एक्चुअली हुआ ये कि 2-3 साल पहले जब बहुत ज्यादा कमी आई और उसके नतीजे में किसानों को इंसेंटिव देने, ये बजाय एक ही साल में जो गंदम की कीमत थी वो बहुत ज्यादा रेस की गई, वो 3900 रुपए 2022 में और फिर बाद में 23 में हुई। तो उसमें तब किसानों को फायदा भी हुआ, तब आपको शिकायत की ज़ाहिर आवाजें नजर नहीं आई। लेकिन अब जबकि इसको फ्री मार्केट के ऊपर लाया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो शिकायत आ रही है, और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने ऑलरेडी इसके ऊपर तफसीलन बात कर दी है कि वो किस तरह कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, ये सारी किसानों चीजें को किस तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, ये सारी चीजें तो रिलेट करती हैं, आपने दुरुस्त फरमाया। और पहले सवाल के जवाब में भी आपने कहा कि अब सूबों को बैठना होगा, बातचीत करना होगी, फिर मुश्तरका मफादात काउंसिल में ये मामला जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमाओं से हमारी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि हम तो CCI की मीटिंग के लिए काफी अरसे से कह रहे हैं, उसमें ताखीर हो रही है, क्यों नहीं बुला रहे? जी, CCI की मीटिंग जो है वो बड़ा एक संजीदा मामला है, उसको जरूर बुलाना चाहिए, और उसमें काफी ताखीर भी हो चुकी है। लेकिन उससे पहले जो तैयारी है कि इससे यानी मीटिंग बुलाकर और सूबों का आपस में एक खुला डिस्प्यूट जो है वो भी किसी तरह पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। तो बेहतर तरीका यही है, जिस तरह कल सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को हदायत की है कि वो बराह रास्त फौरी तौर पर इस पर मुज़ाकरात का आगाज करें, सियासी तौर पर भी और टेक्निकल तौर पे भी। तो जितनी जल्दी दोनों सूबों की टेक्निकल टीम्स मिलेंगी और सियासी तौर पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मीटिंग होगी सब्जेक्ट पे, और उसमें पहले तैयारी करके, तो फिर कोई हर्ज नहीं है कि अगले
15 से 20 दिन में CCI की एक मीटिंग कॉल होके ये मामला इंशाल्लाह हल ना हो। ऑलरेडी बजट का टाइम जो है वो बिल्कुल करीब है, और बजट से पहले भी तो जाहिर है जो मखलूत हुकूमत है तो बहुत ज्यादा निगोसिएशन होनी है। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि मखलूत हुकूमत में जो इख्तलाफ की हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। ठीक हो गया सर, थोड़ा सा टच कर लेते हैं अब बानी पीटीआई इमरान खान साहब, उनके साथ भी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, ना उनकी बहनों की, फिर उनकी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी हफ्ता हफ्ता इंतजार करती रहती है। तो क्या समझते हैं ये तमाम तर जो सलाखों के पीछे मुस्लिम लीग नून भी रही, ये आपने भी बर्दाश्त किया, लेकिन अब खान साहब के ऊपर ये वक्त आया है और उनको मुलाकातें नहीं करने दी जा रही? नहीं, ये जो है दुरुस्त बात नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गालिबन 2 से 3 हफ्ते पहले एक तफसीली ऑर्डर इस पर इशू किया था, तो उसके मुताबिक जो है आई थिंक गालिबन 2 दिन मुलाकातें हैं, और 2 दिन मुलाकातें हो रही हैं। अब एक्चुअली तो ये पीटीआई का अंदरूनी इख्तलाफ है जो मुलाकात की शिकायतों की सूरत में आ रहा है कि वो अब खान साहब जिससे मिल रहे हैं जिससे नहीं मिल रहे, उससे तो हुकूमत का कोई सरोकार नहीं है। तो उन्होंने अंदरूनी तौर पर फैसला करना है कि उन्होंने बानी चेयरमैन ने किससे मिलना और किससे नहीं मिलना। अब उसके मामले में फिर डिस्प्यूट हो जाता है, सबकी ख्वाहिश जाहिर होती है मिलने की। और मैं खुद भी इसका जो है वो जाती तौर पे मुझे तजर्बा हो चुका है। आज से हम कह सकते हैं 5 साल पहले या 6 साल पहले कि हम भी पोर्ट लखपत जेल के बाहर मौजूद होते थे, और तब तो खैर मुलाकातें बिल्कुल ही बंद कर दी थी, और उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के हुक्म पर मियां नवाज शरीफ की मुलाकातें मुकम्मल तौर पर बंद की कर दी थी सवाए खानदान। सही। अच्छा खुर्रम साहब, मुझे आखिर में बस ये बता दें कि बिलावल साहब की जो तकरीर हुई है उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, और उन्होंने कहा है वाज़े तौर पर कि हम हुकूमत का साथ भी छोड़ देंगे, फिर उसके बाद फॉर्म 47 वाली हुकूमत कहा आपको, लेकिन शायद अब फील नहीं हो रहा आप लोगों को इस हवाले से। उन्होंने कैटेगोरिकली बहुत दफ़ा कहा है कि हम आपका साथ छोड़ देंगे। तो इस हवाले से आपने थोड़ी सी बात की है कि इख्तलाफात तो रहते हैं, लेकिन अब ये इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार नहीं कर रहे, आप क्या समझते? जी नहीं, मैं तो इस मामले में बहुत पुरुमीद हूं और मुस्बत हूं कि इस मामले को बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को हमें बहरहाल जो मौजूदा तरीके हैं, अगर हम तो ये कहें ना कि हम मौजूदा तरीके बहुत अच्छे हैं और उससे हमारा काश्तकार जो है वो हर साल खासतौर पर छोटा काश्तकार जो है वो खुशहाल होता जा रहा है या उसको पानी की फराहमी बेहतर हो रही है, वो नहीं हो रही। ये बात वाज़ेह है कि स्टेटस को जो है वो इस वक्त हम किसी के मफाद में नहीं है। तो लिहाजा इसको बेहतर तरीके से हल करने उन्होंने एक सियासी तौर पे एक सख्त स्टैंड लिया है, लेकिन जैसा मैंने कहा मुझे ये तवक्को है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम जो है अपनी दानिश से इसको हल कर लेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो एक मकसद के लिए इकट्ठे हैं कि पाकिस्तान में जो जमहूरी अमल है और आइन की सरबुलंदी है, उससे चाहे हम कितनी भी उससे जो है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हों, इस अमल को आगे चलना चाहिए और इसके लिए हम आपस में इकट्ठे हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कि इस अमल को आगे चलना चाहिए। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे जिसके मुकाबले जारी हैं। कल कराची में मुकाबला हुआ कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी तक नाकाबिले शिकस्त रही। एक लो स्कोरिंग मैच था। कराची ने जीत के लिए 129 रन का हदफ दिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बाआसानी इस हदफ को अबूर किया। और यूं इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी तक कोई मैच नहीं आ रही और कराची का आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पेशावर ज़ल्मी के साथ है। अगर कराची और पेशावर में से जो भी टीम जीतेगी वो टॉप 4 में आ जाएगी और जो टीम हारेगी उसके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। पेशावर भी अच्छा खेला पिछला मैच अच्छा खेला, लेकिन उससे पहले 2 मैच हारे थे। इन्हीं तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब नसीम राजपूत साहब। नसीम भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कराची के मैच की बात करते हैं। कराची बहुत ही सख्त टीम लग रही है, जिस तरह के उसके पास प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन कुछ हॉट एंड कोल्ड परफॉर्मेंसेज हैं। एक दिन बहुत अच्छी होती हैं, एक दिन बहुत बुरी होती है। इसकी क्या वजह है? यार, एक दिन अच्छी होती है हसनैन, बाकी मोस्टली हमने खराबी देखी है। एक वो बहुत बड़ा टारगेट चेस करने में कामयाब हो गए कि जब उन्होंने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 234 चेस कर दिया,
जेम्स विंस और फिर खुशदिल शाह ने जबरदस्त किस्म की बारी दी थी। वरना हमने कराची को स्ट्रगल करते हुए देखा, पेशावर को स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं हम, मुल्तान को स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं। वो टीमें जो डोमिनेट कर रही हैं करती थी हम, यानी कराची जरा कम ही करती रही है, लेकिन ये दो टीमें तो ऐसी हैं कि जो PSL में जरा टॉप पर होती हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। गो के अब पेशावर ने अपना एक मैच जरूर जीत लिया। वो मजा नहीं आ रहा हसनैन पाकिस्तान सुपर लीग का जो हम एंजॉय किया करते थे। मैं खास तौर पे स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के हवाले से बात कर रहा हूँ। जितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हमारी लीग में हुआ करती थी, इतने वन साइडेड मैच नहीं हुआ करते थे कि हम गिव अप कर दें, 200 रन सामने आ जाएं तो 100 रन से हार रहे हैं, 80 रन से हार रहे हैं, 65 रन से हार रहे हैं। इतना बड़ा मार्जिन नहीं हुआ करता था हमारी लीग में। हमारे मैचेस में आमतौर पे लास्ट ओवर के अंदर रिजल्ट आ रहा है। इंटरेस्टिंग मैच हुआ करते थे और इतने इंटरेस्टिंग मैचेस मेरे नहीं ख्याल किसी और लीग में हुआ करते थे जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट थी। 10वें एडिशन में जाके इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए थी, मुकाबलों का रुझान और बढ़ना चाहिए था। जिस तरीके से हम इंडियन प्रीमियर लीग में देखते हैं कि हर साल वो एक नई जिद्दत के साथ मैदान में आते हैं, हर साल वो कुछ ना कुछ ऐसा नया करते हैं। इसकी वजह ये कि सारा साल वो काम करते हैं IPL के ऊपर। उनका पूरा एक अलग सेक्रेटरीट मौजूद है जो IPL पे काम करता है। हमारे यहाँ पर तो 11th आवर के ऊपर ख्याल आता है यार कि अब सर पे आ गया भाई, चलो PSL अब काम शुरू कर दो। तो ऐसे इसमें चले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर मैनेज कर लिया, लेकिन फिर टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फ्रेंचाइजर्स बहुत ज्यादा मुतमईन दिखाई नहीं देते। आप टेलीविजन पे उनके इंटरव्यू सुनेंगे तो फिर वो भी बात करते हुए दिखाई देते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट को जो है वो कहीं ना कहीं मरूद इल्जाम जरूर ठहरा रहे होते हैं, और वो मकसद नॉन सीरियसनेस दिखाई जा रही है शायद मैनेजमेंट की जानिब से, उसका वो गिला करते हुए दिखाई देते हैं। तो हमारा वो ब्रांड के जो इतने सालों में बेहतरीन किस्म का ब्रांड है, उसको मकसद है कि इस साल मुझे नहीं लग रहा कि जैसे हम हर साल त्यौहार मनाते थे, इस बार त्यौहार नहीं लग रहा है यार। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे नेशनल चैंपियंस T20 कप करा दो, नेशनल T20 कप करा दो, हो रहा है बस कोई एक इवेंट चल रहा है। PSL के जो शान इवेंट था वो मेरे ख्याल में एक इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुआ करती थी वो बहुत मिस हो रही है इस साल। जी बिल्कुल नसीम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ना तो कराची वाले ग्राउंड में आते हैं, ना मजे की परफॉर्मेंस होती है, ना खेल उस तरह से पेश किए जा रहे हैं, ग्राउंड भी खाली होते हैं। वैसे बात की जाए कराची की तो एक ब्रिलियंट मूव था, अच्छी जीत थी उनकी, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो बिल्कुल ही डाउन हो गए हैं। गजल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। गजल लोग कैसे आएंगे आप जरा बताइए ना कि अभी रिसेंटली देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितना हार के आ रही है। हार 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 छोटी सी एक जीत आई थी जी, ऑस्ट्रेलिया 3-0 व्हाइट वॉश, T20 वहां भी हारे थे, साउथ अफ्रीका 3-0 व्हाइट वॉश, ODI में T20 वहां भी हारे थे। और उसके अलावा हमने और क्या अचीव किया इस दौरान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी में, जिस तरीके की पैथेटिक परफॉर्मेंस, पैथेटिक टीम सिलेक्शन और उस पर हटदर्मी, ये हम देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सब कह रहे हैं भाई 2-3 स्पिनर डालो, आपने कुछ भी नहीं डाला। तो एक तो परफॉर्मेंस नहीं है। बाबर आजम ज़ाहिर इस वक्त नेशन के हीरो है। अगर हमारे पास सबसे बड़ा कोई क्रिकेटर या किसी की फैन फॉलोइंग है तो वो बाबर आजम है। बाबर आजम के 569 रन थे, वो एक मार्जिन से नंबर 1 बैटर बने थे लास्ट ईयर। उससे पहले PSL में उनकी बड़ी परफॉर्मेंस हुआ करती थी। अगर वो नेशनल टीम से नहीं भी कर रहे थे तो PSL में आके रन कर रहे होते थे। बाबर आजम फ्लॉप, पूरी तरीके से नाकाम दिखाई दे रहे हैं। साइम अयूब इंजरी के बाद से आए तो उस तरह नहीं खेल पा रहे। तो अच्छा नया टैलेंट अगर अब वो सूर्यवंशी है, इंडिया में 14 साल और चंद दिन के, वो जिस डोमिनेट करते हुए 35 रन उन्होंने किए 20 गेंदों के ऊपर, वो किसी को खातिर में ही नहीं ला रहे थे। उनका नया प्लेयर, वो सुदर्शन की बात कर लें, पडिक्कल की बात कर लें, पतिदर की बात कर लें, मैं तो नाम अगर उनके गिनाना शुरू करूंगा तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। ये उनके वो प्लेयर है कि जिनको जगह ही नहीं बनती इंडियन टीम में। मैं अपने यहाँ पर किस प्लेयर के ऊपर बात करूं कि भाई मेरा ये प्लेयर आ रहा है। भाई साहबजादा फरहान तो 4-5 साल से खेल रहे हैं। अगर उनको लाइमलाइट में आप अब ला रहे हैं, उनको तो मेरे ख्याल में पहले लाना चाहिए था। आप तो उनको चांस ही ऐसे देते हैं कि वो एडजस्ट ना हो जाए।
फिर आपके हसन अली की मैं बात करूं भाई, लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में हसन अली का बहुत बड़ा रोल था। ये कोई नया बॉलर तो नहीं है, ये तो वो खुद एफर्ट करके मेहनत करके फिट होकर आया। मेरे सिस्टम ने कौन सा प्लेयर, लेकिन नसीम भाई थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा इसी बात के ऊपर कि हमारे सिस्टम में प्लेयर क्यों नहीं आ सकते। लेट्स सपोज अगर इस्लामाबाद की बात की जाए, साद मकसूद एक लड़का है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन वो क्योंकि शादाब खान के कैलिबर का बॉलर भी है और उनसे अच्छा बैटर भी है, उनको उस तरह से मौका नहीं मिलता। अभी तक जितनी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट देख लें आप इस पीएसएल में, तो एक अली रजा को मौका दिया गया रन्स खाने के बावजूद भी, तीसरे दिन अली रजा आपको हीरो बनता हुआ नजर आया। मसला ये है कि हम यंग टैलेंट को उस तरह से मौका नहीं देते जिस तरह से दुनिया की डिफरेंट लीग्स में मिलता है। हमारे यहाँ इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि स्पेशली बहुत बड़े बड़े स्पिनर्स हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड में शादाब खान की क्यादत में खराब किए, क्योंकि उनकी जगह पे शादाब खान को खुद खतरा होता है। शादाब को खतरा होता है। अहमद वसीम कप्तान थे, वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आया था दरमियान में, बड़ा पॉपुलर हुआ था बच्चा, मेरे जहन में नाम जरा निकल, फैसल अकरम नहीं, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर दरमियान में दूसरे एडिशन के अंदर, पीएसएल के तीसरे एडिशन में बहुत पॉपुलर हुआ था वो लड़का। कराची से भी खेला था, पेशावर से भी खेला था, लेकिन जब वो कराची से खेल रहा था तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर इतना ज्यादा रन ही नहीं दे रहा था वो बच्चा। तो अहमद वसीम को इनसिक्योरिटी फील हुई थी उस वक्त, और होती है, एक नेचुरल वे है, लेकिन ये इतनी इनसिक्योरिटी होनी नहीं चाहिए। आप अगर बच्चों से भी इनसिक्योर हो गए, लाइक रिजवान, मैं मोहम्मद उस्मान ने जब परफॉर्म किया, सेंचुरी स्कोर की एज ए ओपनर, उनको 1 डाउन लेकर आ गए, उन्होंने अगली मैच में 90 कर दिया, उनको चौथे नंबर पर लेकर आ गए। विकेट कीपर बैटर वो मुल्तान सुल्तान से खेल रहे थे। तो इनसिक्योरिटी सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है, यही एक फर्क है। वहां पे प्लेयर बनाने की कोशिश की जा रही होती है। कोहली के साथ कोई प्लेयर खेल रहा होता है, ऐसा लगता है कि कोहली उनका बड़ा भाई है, कोहली वो छक्का मारता है, कोहली उससे ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है और वो घूसे चलाता हुआ आ रहा होता है नॉन स्ट्राइकर एंड से। मकसद है कि वो खुशी फील कर रहे होते हैं, उनकी टीम मैन परफॉर्म कर रहा है। इनसिक्योरिटी कम है वहाँ, कंपटीशन लेवल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद उनके वो दिल भी बड़ा करके खेलते हैं और उनकी परफॉर्मेंस सामने नजर आ रही है। हम दिल बड़ा नहीं कर पाते हैं, इस वही परफॉर्मेंस, हमारा जो छोटा दिल होता है वही छोटी परफॉर्मेंस हमारी सामने आती है। परफॉर्मेंस फिर डर के खेलना, फिर इसीलिए लोग मायूस हो जाते हैं। थैंक यू सो मच नसीम राजपूत साहब, हमारे साथ मौजूद थे और क्रिकेट पर तबसरा के, क्योंकि मजा वो नहीं आ रहा, हमें भी नहीं आ रहा, वैसे ये बात तो है। बिल्कुल ऐसे पूरे लेकिन मैं तो पाकिस्तान को नहीं आ सपोर्टर हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की, आपको तो आ रहा होगा, डबल मजा आ रहा होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे चेहरों पर ये जो मुस्कुराहट और हंसी है ना, ये इसी वजह से कि बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट है। और अदाकारी वो फ़न होता है जो सिर्फ मुकालमे नहीं, दिल की धड़कन में उतरता है। और कभी बाप की नरम शफकत, कभी आशिक की बेकरारी, तो कभी दोस्त की शौकी। और ये वो अदाकार हैं जिसने हर किरदार को जिया, हर जज्बात को छुआ। 3 दहाइयों पर मुहित फ़नी सफ़र, बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स और लाखों दिलों की धड़कन आज हमारे शो में मौजूद है। आप बहुत सारे रोमांटिक रोल्स भी करते हैं, कॉमेडियन भी हैं, इसके साथ साथ आप ये कहें कि सीरियस रोल भी करते हैं। वंडरफुल एक्टर, द किंग ऑफ एंटरटेनमेंट मैं इनको कहूंगी। बिल्कुल कौन मौजूद है जी आज हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली फैसल कुरैशी साहब। फैसल भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गजल ने तो एक बड़ा बाकमाल किस्म का आपका इंट्रो करवा दिया, लेकिन मेरा पहला सवाल फैसल भाई ये था कि आप क्यों अभी तक हीरो के रोल में आ रहे हैं, लेकिन जब आप अभी जिम में मौजूद थे और हमसे आपकी बात हुई तो उसमें हमें पता चल गया कि किस तरह से आप अपने आप को फिट रखते हैं। सर, कैसी जा रही है आपकी माशाल्लाह से ये सफर? बस भाई लगे पड़े, काम चल रहा है। बाकी हाँ, इत्तेफाक ये है कि आज टाइमिंग जो है वो मैं थोड़ा लेट हो गया जिम से, जिसकी वजह से बीच में हमें बात करनी पड़ रही है। बाकी मैं हीरो नहीं आ रहा यार, किसने कह दिया मैं हीरो आ रहा हूँ। डूइंग कैरेक्टर रोल्स फ्रॉम सो मेनी इयर्स, और मेरा टारगेट भी कभी हीरो आना नहीं था, वरना द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आई हैव डन शायद मैं ना कर पाता अगर मैं सिर्फ ये सोचता कि मैंने हीरो आना है। बिकॉज इन माई वेरी अर्ली एज आई हैव डन
छूका जान, जिसमें मैं 71 साल का बूढ़ा बना था, और छूका जान बात है 2008 की या 9 की। फिर मेरी साथ जर्रे बेनिशान है, क़ैद तन्हाई है, या और ऐसे बहुत सारे ड्रामे हैं अब जिसमें मैंने मैं यंग वो को अब्दुल होल्ड कादिर किया। वाला ड्रामा। जी बिल्कुल। सो मकसद कभी भी हीरो आना नहीं था। मैं हमेशा से जब मैंने इंडस्ट्री में, खासतौर से टेलीविजन इंडस्ट्री में जब मैं आया, तो मेरी इंस्पिरेशन में कुछ ऐसे लोग थे जिसमें मोहम्मद कबीर खान साहब हैं, फिरदौस जमाल साहब, तलत हुसैन, आबिद अली, फैम सरहदी। देयर आर लॉट ऑफ बिग एक्टर्स ऑफ पाकिस्तान। तो मैं चाहता था कि यार आने वाले वक्त में लोग उनकी लिस्ट में डालें, ना कि हीरो की लिस्ट में। तो बस इस वजह से जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते थे मैं वो करता रहा। और आज भी मेरी यही कोशिश होती है कि, क्योंकि हमारे यहाँ कैरेक्टर बेस्ड ड्रामे बहुत कम बनते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो इस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ऑफर ही ऐसे ड्रामे होते हैं, या मेरे पास स्क्रिप्ट ही ऐसे ड्रामों के आते हैं जो कैरेक्टर बेस्ड होते हैं, या जिनमें कैरेक्टर्स पे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, या समझे कि मैं ऐसे स्क्रिप्ट चूज करता हूँ जिसमें कैरेक्टर पे ज्यादा तवज्जो हो। बिल्कुल। और हीरो फैसल नहीं हूँ साहब, भाई। आप हर करेक्टर को, हर किरदार को आप इस तरह से निभाते हैं कि देखने वाले भी दंग रह जाते हैं। मुझे ये बताएं कि वैसे आपको कैरेक्टर तो छोड़े, रमजान ट्रांसमिशन इतनी खूबसूरत हाँ, करते हैं कि पूरे बिल्कुल। पाकिस्तान को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेते हैं। बिल्कुल। और मुझे ये बताएं, बहुत पहले तो शुक्रिया। आपको मुबारक भी हो आपके 2 ड्रामे बहरूपिया और राजा रानी के हवाले से। टीजर देखकर बहुत लोग बहुत एक्साइटेड हैं और खुश भी हैं। पहला एपिसोड भी हम सब ने देखा। थोड़ा सा ज़ाहिर है आप ज़्यादा तो नहीं बता सकेंगे, लेकिन थोड़े से करेक्टर्स के हवाले से बताएं कि क्या किस तरह से एक्सपीरियंस रहा आपका। राजा रानी की अगर पहले बात करते हैं जी। तो ऑब्वियसली एक डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज इन माय एज आई एम प्लेइंग एक 8 साल का बच्चा, तो एनर्जी वो चाहिए थी, भाग दौड़ वो चाहिए थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जो है वो एनर्जी उतनी है। और ड्रामे में भी वो एक्चुअली की जो एज है वो यही आगे पीछे ही है, 45-50 के घेरे में ही। और लेकिन उसके साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो एक अपनी बैक एज में चला गया। तो उस पे जब हम काम कर रहे थे तो बहुत सारी मुझे डायरेक्टर साहब ने कहा कि ऐसा होता है, नहीं होता है। मैंने कहा नहीं भी होता तो डायरेक्टर एक अपनी दुनिया बनाता है भाई, हाँ। और उसमें वो कुछ भी कर सकता है। वरना हम ये मार्वल, डीसी या और बहुत सारी ऐसी जो फिक्शनल स्टोरीज हैं वो ना देख पाते। तो मैंने कहा इट्स ओके, मैंने कहा इसमें कौन सी ऐसी बात है। फिर बहरूपिया की अगर हम बात करते हैं तो बहरूपिया वाज वेरी आल्सो वेरी टफ, बिकॉज उसमें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविजन स्क्रीन पाकिस्तान में इस तरह से कोई चीज होने जा रही है। एक आदमी है, वो कभी डिस्कस ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ जब भी कोई इस तरह का किसी को प्रॉब्लम होता है तो कहते हैं जिन आ गया है, बहुत सारे जिन चढ़ गए हैं इस पे और फलाना हो गया है। तो वो मेंटली उसको कभी चेकअप नहीं करवाते, या किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं लेके जाते, साइकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाते। तो वो उस चीज का क्या क्या खमियाजा किस किस को भुगतना पड़ता है, दिस इज ऑल अबाउट बहरूपिया। और वो क्यों इस तरह से हुआ है वो भी पूरी एक बहुत लंबी दास्तान है। बिल्कुल ऐसी है फैसल भाई। और अमीन इकबाल साहब के साथ काम करके कैसा लगा? यार मैं कुछ लोगों को बताया मैंने कि हम माशाल्लाह से 20-22 साल से एक दूसरे को जानते हैं, अच्छी बातचीत है, दोस्ती है, जिम में भी साथ होते हैं, काम ही नहीं किया कभी। हाँ हाँ। तो जब बाबर ने मुझे ऑफर किया ये सीरियल, तो बहुत सारी चीजें थी जिन पे हम काम कर रहे थे। फिर अमीन वॉज वेरी एक्साइटेड, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बिकॉज अमीन का एक अपना अंदाज है कहानी कहने का। तो अमीन ने भी बहुत मेहनत की, तो मैंने भी बहुत मेहनत की, और पूरी कास्ट जो है सबकी बहुत मेहनत शामिल है राजा रानी में। और बहुत मजे के आदमी हैं, बड़ा अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को। बहुत सारे सवाल जो मेरे होते थे उनके जवाब उनके पास होते थे। तो ये एक बड़ी मजे की अंडरस्टैंडिंग बनी हम दोनों की, ऑब्वियसली। सही। अच्छा फैसल साहब, ये बताएं कि जब आपका हई ड्रामा आया था, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, माशाल्लाह सब ने देखा। एक ड्रामा हिट होने के बाद बहुत सी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है ना कि अगला भी हिट होगा नहीं होगा। तो इस तरह की सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन होती है आप में, तो फिर किस तरह से उसको टैकल करते हैं?
देखिए, अगर चैलेंजिंग सिचुएशन ना होती तो शायद 1 साल और 2 या 3 महीने के बाद मेरा सीरियल ऑन एयर ना होता ही। हाँ बहुत एग्जैक्टली। चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। अदरवाइज अगर आपका ड्रामा नॉर्मल हिट हो और नॉर्मल कैरेक्टर हिट हो, तो हम्म। आपके कोई भी कैरेक्टर आते हैं तो आप कहते हैं इट्स ओके, इट्स फाइन, मतलब बैक टू बैक चलता रहे, कोई इशू हाँ नहीं। हाँ। पर जब चन्नार खान भाई जब हिट हुआ तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी, क्योंकि कुछ स्क्रिप्ट आए जो कि आपको पता है हमारे यहाँ एक भेड़ चाल है, जब एक तरह हाँ की चीज हिट होती है तो आपको उसी तरह की चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। तो मैं सिंपली रिफ्यूज करता जा रहा था, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। और उस वजह से कुछ तकरीबन 8-9 महीने मैंने काम नहीं किया। और अच्छा। उसके बाद फिर राजा रानी और फिर रुपया जब आए तो फिर मैंने उस पर काम किया, बिकॉज मुझे वाकई जरा मुश्किल हो गई थी टू लाइक आपको जंप करना है किसी और अब कैरेक्टर में। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट चाहिए, आपको टीम चाहिए, आपको लोग चाहिए जो कि बिल्कुल आपको एक डिफरेंट साइड पे ले जाएं। कई में वजाहत की जितनी मेहनत थी मेरे कैरेक्टर को बनाने में, या सकलैन जो हमारे राइटर थे, जो ऑब्वियसली जो पूरी मेरी प्रोडक्शन टीम थी, सेवंथ स्काई की, बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी कि अब पता नहीं क्या आएगा, अब पता नहीं क्या आएगा। हाँ तो बिल्कुल। स्क्रिप्ट आ रहे थे, मैं पढ़ रहा था, मैं वापस कर रहा था। मैंने कहा यार, हालांकि अच्छे ड्रामे थे, ये बात नहीं है कि अच्छे ड्रामे नहीं थे, लेकिन बात यह है कि वो कैरेक्टर जो है वो बैठ नहीं रहा था मेरे दिमाग में। मैंने कहा नहीं यार, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना है। इवन व्हेन बाबर ऑफर्ड मी एक सीरियल, तो मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा, इसको हम थोड़ा अच्छा। आगे करेंगे। हम्म। तो मैंने कहा ये दूसरा एक सीरियल है, तो बाबर ने कहा कि बाबर जावेद ने कि यार इसके तो अभी 7-8 एपिसोड लिखे हैं सिर्फ। तो मैंने कहा भाई ये करते हैं। तो फिर हमने बड़ी जल्दी में अमीन भाई को इन्वॉल्व किया, और अमीन इकबाल और पूरी टीम जो है उसकी जैसी भागदौड़ लगी है। कई दफा तो ये भी हुआ है सेट के ऊपर राजा रानी के कि हम बिल्कुल रेडी होके बैठे हैं अच्छा। और सीन लिख के तब आ रहा है, कि मतलब इस तरह से भी हमने काम किया कई दफा अच्छा। राजा रानी के सेट पे। अच्छा फैसल भाई, जिस तरह आपने डिफरेंट अपने ड्रामास का जिक्र किया और डिफरेंट कैरेक्टर्स का जिक्र किया, क्या आप समझते नहीं है कि इस तरह की डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट स्टोरीज आएंगी तो ड्रामास हिट भी होंगे? क्योंकि मोर और लेस हम जब भी टीवी देखते हैं ना, कभी कभार हम बोर भी हो जाते हैं कि वही सास बहू का चक्कर चल रहा होता है, किसी में तलाक हो रही होती है, किसी में दूसरी शादी हो रही क्योंकि होती कुछ है। ड्रामे ड्रैग भी हो जाते हैं ना, हाँ। हम बीच में बोर हो जाते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये पिछले कोई 2-2.5 साल से मुझे लगता है काफी चेंजेस आई हैं। हम्म। और ड्रामे जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे हैं वो ज्यादा लोग देख रहे हैं, वो इंजॉय भी कर रहे हैं। एक सर्टेन मार्केट है जो इस तरह की लव स्टोरी या ये तलाकें और ये शादियां देखना चाहते हैं, उनके लिए भी ड्रामे होने चाहिए। मेरे ख्याल से जब बुके बनता है ना, तो उसमें हर तरह की चीज होनी चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए, रोमांस भी होना चाहिए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी होने चाहिए। लेकिन अगर मैं पिछले कुछ सालों की बात करता हूँ तो बहुत अलग अलग चीजें आई हैं। अगर हम फई की बात करते हैं तो फई के साथ इश्क मुझसे चल रहा था, जो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी थी, एक बहुत लव स्टोरी थी, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। उससे पहले आपका काबली पुलाव आया जो कि बहुत मुख्तलिफ था। बिल्कुल। फिर कलमन नीलो नील, वन ऑफ हिज काइंड। फिर कुछ और ड्रामे थे जो कि बहुत अलग थे। तो बात यह है कि मैं ये नहीं कहता कि हम उसको एक ही पलड़े में डाल दें। जब मुख्तलिफ चीज आती है, लोगों को टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में, लेकिन जब लोगों को समझ आ जाती है तो लोग उसको एंजॉय करते हैं। बहुत सारे ड्रामे शुरू में क्लिक नहीं करते क्योंकि एक अलग स्टोरी लाइन होती है। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद जब वो लोगों को समझ आना शुरू होता है तो लोग कहते हैं कि ओ वाह यार, ये बड़ा डिफरेंट। सो हमेशा से जो एक मुख्तलिफ चीज आती है, शुरू में शायद लोगों को समझ नहीं आती, बिकॉज हमारा मसला यही है कि जब कोई एक अलग बात करता है, हम शुरू में कहते हैं पागल है, उसका दिमाग सही नहीं है। लेकिन बाद में आपको समझ आना शुरू होता है कि ओह यार, ही वाज राइट, ये एक अलग रास्ता जो है हमें दिखा रहा है, और ये एक अलग तरीके से कहानी सुना रहा है। तो ये चीजें हमेशा से ऐसे ही ड्रामे हिट होते हैं। मुझे लगता है कि वो रन ऑफ द मिल ड्रामे चलते रहते हैं, लेकिन जब कोई बीच में मुख्तलिफ बात करता है तो वो जरूर हिट होते हैं। आप शुरू से लेके अब तक उठा लें
कोई सीधी कहानी हिट कभी भी नहीं हुई है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं, हिना अफरीदी के साथ काम करके कैसा लगा? मेहनती है, और अच्छी बात है कि एक जब आप इस नीयत के साथ आते हैं काम करने के लिए कि आपने अपना नाम बनाना है, बिल्कुल। आपने मेहनत करनी है, और आपने उसमें बिल्कुल भी जो है वो मतलब एक होता है ना कि खामखा की थकावट हाँ हाँ होती है हाँ, या बिल्कुल। एटीट्यूड होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरी डेडिकेटेड बच्ची, बहुत आपने मेहनत तो के सीनियर साथ। वाला किरदार अदा नहीं किया। सीनियर वाला किरदार तो मेरे ख्याल से अदा करना चाहिए, हाँ बिल्कुल, इंसान सीखता है। जो जो हमने अपने सीनियर से सीखा है, जिस तरह हमारे सीनियर्स हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते थे, बिल्कुल। मेरे ख्याल से अल्लाह का शुक्र है हमें अच्छे सीनियर्स मिले। बिल्कुल। मैंने पहले भी उन सबका नाम लिया है। कभी भी किसी ने मतलब लाइक अगर मैं नुमान इजाज साहब की भी बात करता हूँ, तो मैं रैंडमली आज भी उनको कॉल कर लेता हूँ कि भाईजान मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जरा थोड़ा सा इस पे बात कर सकते हैं, तो कहते हैं आप भाईजान हैं। लाइक उनसे मैं आज भी बात करता हूँ। या और मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे। अगर मैं बूटे से भी बात करता हूँ तो आई रिमेम्बर आई वेंट टू, मैं अली एजाज साहब के पास जाता था, उनके पास बैठता था, उनसे लाइक बहुत सारी मैंने चीजें सीखी बिकॉज ऑफ दुबई चलो। तो बूटे को उनसे इंस्पायर, देखिए इंस्पिरेशन आपके पास जब इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं जिन लोगों ने इतने इतने साल काम किया हुआ है, तो एग्जैक्टली। उन्हीं से आप सीखते हैं ना कि अच्छा इस चीज को अगर आप हैंडल करना चाह रहे हैं तो आप उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे उस कैरेक्टर को हैंडल करेंगे, कैसे उसकी डेवलपमेंट करेंगे। तो बहुत सारे सीनियर एक्टर्स अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ थे। तो होता है बहुत सारे जो जूनियर्स हैं मेरे, दे दे कॉल मी या सेट के ऊपर बैठ के मुझसे बात करते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि लाइक आपको लगता है कि हाँ कि अब वो वक्त आ रहा है जब आप भी लाइक उस जगह पे थोड़े से आ रहे हैं कि लोग हाँ आपसे पूछ लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी फैसल भी, आपको अच्छा लगता है और हमें आपको सबकी सोच में देख के देखकर बहुत अच्छा अच्छा लगा। लगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। खवातीन व हज़रात, हमारे साथ मौजूद थे एवर स्टाइल फैसल कुरैशी साहब, जो कि अपने ड्रामा के हवाले से हमें बता रहे थे। यहाँ पे वक्त हो चाहते हैं शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। अब क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इब्तिदा में बेशुमार सवालात और शुकूक व शुबहात का सामना था, मगर वक्त के साथ साथ इसकी अहमियत और मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ। क्रिप्टो करेंसी की आमद ने दुनिया भर के मालियाती निज़ाम को एक नए जाविये से सोचने पर मजबूर ज़रूर किया है। Exactly. और अब पाकिस्तान में भी ये शोबा तेज़ी से अपने कदम जमाना शुरू हो चुका है। और आज हमारे साथ कौन मौजूद होगा इसी हवाले से बात करने के लिए? एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत लेडी हमारे साथ मौजूद है, जिनकी हम सोशल स्टोरी भी कर चुके हैं और आप भी उनको देखती होंगे इंस्टाग्राम पर कि कितनी फेमस हो चुकी हैं। क्रिप्टो एक्सपर्ट सोनम सुहेल साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सोनम अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि हम बहुत सारे सेगमेंट्स कर चुके हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आई कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। एक नॉर्मल इंसान के लिए, हम जैसों के लिए बताएं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे जो है ना इस काबिल समझा कि आप मुझे लाइव ले सकें। और क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक अलग ही दुनिया है। इसकी अगर मैं बात करूं, इसके अंदर जितना डीपली जाओगे ना उतनी आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन इसको मैं बहुत ब्रीफली किस्म से समझा दूं तो हमारे पास एसेट्स होते हैं, राइट। हमारे पास वैल्यूएबल्स होते हैं, जैसे हम पेपर मनी की बात कर लें, जैसे हम गोल्ड की बात कर लें कि हम सोना खरीद के घर में रख देते हैं, हम घरों की बात कर दें कि हम
पैसे अपने रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, हमारे पास वो एसेट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आजकल दुनिया क्योंकि वर्चुअली चली गई है, एआई का काफी रुझान है, हमारी दुनिया बहुत वर्चुअली किस्म की मतलब उसमें घुस गई है। तो उस केस में हमारे पास अब वर्चुअल एसेट्स आ गए हैं। मतलब जहां पे एक इंसान गोल्ड खरीद के रखता था, अब वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास वर्चुअल करेंसीज भी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास फॉरेक्स आ जाता है, इसमें ट्रेडिंग में हमारे पास स्टॉक आ जाता है, ठीक है, हमारे पास क्रिप्टो आ जाता है। और मेनली अगर क्रिप्टो की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास वर्चुअल कॉइन्स हैं। अब हमारे दिमाग में, जहनों में ये होता है कि क्रिप्टो करेंसी का मेनली एक मकसद है इन्वेस्ट करने का, पैसा कमाने का, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब ये एक वन ऑफ द यूज केस तो है क्रिप्टो करेंसी का, लेकिन इसके अलावा मोड ऑफ ट्रांजैक्शन भी है। ये एक बैंकिंग सिस्टम एक समझे एक तरह का है, जिसमें आप कम से कम फीस में ज्यादा से ज्यादा पैसा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक इट इज अ बिग थिंग, जिसमें बहुत सी चीजें हैं। इसके अंदर आप जितना जाएंगे उतना यू वुड एक्सप्लोर मोर। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सोनम, जिस तरह गजल ने कहा था ना कि एक आम आदमी इसमें किस तरह से इन्वेस्ट कर सकता है, आपने समझा तो बड़े अच्छे तरीके से दिया कि क्रिप्टो है क्या। अब एक आम आदमी इसमें इन्वेस्ट किस तरह से कर सकता है, इसको इस्तेमाल किस तरह से कर सकता है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी? ओके, अच्छा, फर्स्ट स्टेप हमारा सबसे पहले होना चाहिए ऑब्जर्वेशन एंड रीडिंग। पहला स्टेप कि हम उसको मतलब उस क्रिप्टो, फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट एक्सचेंजेस होती हैं, राइट, जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम क्रिप्टो की दुनिया से वाकिफ हो सकते हैं। तो उसमें फौरन जाके इन्वेस्ट करना एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि जितना ये रिवॉर्डिंग लगता है उतना इसमें लॉस भी होता है। ये रियलिटी चेक मैं आप लोग को दे रही हूँ, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ग्लैमरस तरीके से बताया जाता है ट्रेडिंग बहुत आसान है, इसमें पैसा कमाना एक ईजी वे आउट है। और हम पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो या किसी भी मुल्क में हो, हम लोग शॉर्टकट की तलाश में होते हैं कि हमें इजी वे आउट कहीं से पैसे मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आप बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉसेस ही होंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप ग्लोबल इकोनॉमी से वाकिफ हो, आपको पता हो कि दुनिया की इकोनॉमी, दुनिया की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ठीक है। आप अमेरिका की यूएस डॉलर से वाकिफ हो कि कैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, कैसे इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज हो रहा है। आप जब यूएस इकोनॉमी से, ग्लोबल इकोनॉमी से आप जब वाकिफ होंगे तो ही आप क्रिप्टो की दुनिया को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि ग्लोबली क्या चल रहा है, क्या हो रहा है दुनिया में, ठीक है। दूसरा, आपको जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल, ये तो मैंने बता दिया। तीसरा कि आप जब कोई भी एक्सचेंज डाउनलोड करते हैं, ठीक है, आप क्रिप्टो की दुनिया में आ गए, आपने अपनी वेरिफिकेशन करा ली, अपना अकाउंट बना लिया, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप न्यूज से वाकिफ हो, देखें न्यूज का कैसे इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट के अंदर। जैसे कि अभी रिसेंटली टैरिफ्स लगे, सही है, तो उसका काफी इंपैक्ट पड़ा था मार्केट में और काफी मार्केट जो है ना क्रैश की थी, ठीक है। उस केस में बहुत से लोगों ने पैसे गंवाए और बहुत से लोगों ने बनाए भी, सही है, जो कि इससे वाकिफ थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेन स्टेप होगा वो ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है, वो लर्निंग होगी, ठीक है, वो डिसिप्लिन होगा, फिर ही बंदा आके इन्वेस्ट करे। तो इसकी लर्निंग के लिए देयर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, दुनिया है, मतलब आजकल लर्निंग के लिए लोग आपको भी फॉलो करते हैं और वहां से भी काफी कुछ सीखते हैं। सोनम, हम आपको फॉलो कर सकते हैं, आप क्लासेस देती हैं इस हवाले से या नहीं? मैं लोगों से सबसे पहले तो मैं इस चीज के लिए मैं डिफरेंट काउंट की जाती हूँ, क्योंकि मैं किसी से पैसे नहीं लेती आज तक। मतलब मैंने आज तक किसी से सिखाने के पैसे नहीं लिए। मैं लोगों को मार्केट अपडेट्स देती हूँ, टाइम टू टाइम बता रही होती हूँ कि मार्केट में ये एक्सपेक्ट किया जाता है, मार्केट में ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। न्यूज से वाकिफ रखती हूँ लोगों को जो बिजी होते हैं, जो कि न्यूज नहीं देख सकते, न्यूज से वाकिफ रखती हूँ, एनालिसिस करके बता रही होती हूँ। अब इसमें भी ना दो तरह की चीजें होती है जो कि इफेक्ट करती है मार्केट। सबसे पहला तो मेन आपका फंडामेंटल, जो मैंने आप लोग को बता दिया, न्यूज और हालात दुनिया के, exactly. वो चीज इफेक्ट कर रही होती है मार्केट को। दूसरी टेक्निकल एनालिसिस, जैसे कि फॉर एग्जांपल के चार्ट का मूवमेंट होता है, ये चार्ट इस तरह मूव कर रहा है, तो टेक्निकल एनालिसिस में होता ये है कि आप प्रीवियस चार्ट की मूवमेंट को, पहले 2020 में चार्ट कैसे मूव किया, एक महीने पहले चार्ट कैसे मूव किया, एक दिन पहले चार्ट कैसे मूव किया, तो उसको देखते हुए ना आप एनालाइज कर रहे होते हो कि आप चार्ट कैसे मूव कर सकता है, ठीक है। तो उसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, जो कि मैं एनालाइज करके बता रही होती हूँ कि भाई चार्ट देखो इस तरह से मूव किया था, तो आप इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो उससे जो है ना लोग जो है ना फायदा उठाते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सोनम, आखिर में मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अभी बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान लेवल पे भी, पाकिस्तान में क्रिप्टो का फ्यूचर क्या देख रहे हैं और किस तरह से ये पाकिस्तान के हालात को या फिर हमारे जो मुआशी मंजरनामा है उसको चेंज कर सकती है?
आई थिंक पाकिस्तान ने अभी क्रिप्टो काउंसिल का ऐलान किया है और उस पर काम कर रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा एक स्टेप है टूवर्ड्स प्रोग्रेस। और आई थिंक कि फ्यूचर पाकिस्तान का इज सीम राइट, मतलब अच्छा दिख रहा है मुझे इस वक्त पाकिस्तान का फ्यूचर क्रिप्टो को लेकर, क्योंकि अब लोग अडॉप्ट कर रहे हैं क्रिप्टो को और हमारी गवर्नमेंट भी इसको अडॉप्ट कर रही है। तो ये एक अच्छा स्टेप है टूवर्ड्स प्रोग्रेस, और आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह आई सी अ गुड पोटेंशियल। सही। शॉर्टली सनम मुझे ये बताएं सोनम कि इसमें कोई टैक्स इम्प्लीकेशंस भी हैं अगर इन्वेस्ट किया जाए तो? टैक्स अभी तो नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वहां पे टैक्स इम्प्लाई है, सही है। यहाँ पे फंडिंग फीस का थोड़ा बहुत कट रहा होता है, आप जब ट्रेड कर रहे होते तो फंडिंग फीस आपकी कटती है, तो वो चीज जो है ना कट रही है। बट आई थिंक कि टैक्स अभी लगेगा, क्योंकि अभी काम चल रहा है ना इस पे, तो लगेगा। ठीक, सही हो गया। सोनम सोहेल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप हमारे साथ मौजूद थी। हम आपसे क्लासेस लेंगे, आपसे सीखेंगे और करेंसी है क्या, किस तरह से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम अमीर हो सकते हैं। लेकिन मुझे सोनम की एक बात अच्छी लगी कि उन्होंने ये बिल्कुल कैटेगोरिकली वाजे किया कि जितना हमें दिखाया जाता है ना वैसा कुछ होता नहीं, इसमें लॉस भी उतना ही होता है। बिल्कुल ऐसे। वंस अगेन थैंक यू सोनम फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन व हज़रात, क्रिप्टो के ऊपर बात होगी आज। सुबह की सोच यकीन तौर पे आपको पसंद आई होगी, जिसमें सियासत के ऊपर बात हुई, क्रिप्टो के ऊपर बात हुई, फिर उसके बाद फैसल कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आखिर में सोनम थी, फिर क्रिकेट के ऊपर नसीम राजपूत साहब ने बात की। आज की सुबह की सोच से हमें दीजिए इजाज़त, मुझे गज़ल को और मेरी प्रोडक्शन टीम को। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।